नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम हालात हाज़रा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान रऊफ रसूल। नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है वो है G20, इट्स मीनिंग। यानी ये जो G20 की प्रेसिडेंसी इस वक्त भारत के पास है, तो इसका क्या मतलब है? व्हाट डज इट मीन फॉर यू एंड मी, हम सब के लिए इसका क्या मतलब है? तो इस मौजू को खंगालने के लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है डॉक्टर सकीना हसन साहिबा को, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में, और उनके साथ बैठे हैं जनाब माजिद हैदरी साहब, जो कि मेरी ही तरह पेशे से एक जर्नलिस्ट हैं। जी डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। हाउ डू यू लुक एट दिस G20? थोड़ा बहुत एक ओवरव्यू अगर हमें G20 के बारे में मिल जाए पहले। जी, बेसिकली G20 एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम है जी। तो जब हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की, तो आफ्टर कोल्ड वॉर हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन एक ट्रेंड आ गया बिकॉज ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये हो गया कि एक आपका टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा, उसको हम बोलेंगे, इनकलाब आ गया। हमारा ट्रांसपोर्टेशन में एक इनकलाब आ गया, और उसकी वजह से क्या हो गया, जो हमारे बॉर्डर्स है तो उसमें ज़्यादा इंटरकनेक्टेडनेस आ गई। तो बॉर्डर्स की इंटरकनेक्टेडनेस की वजह से क्या हो गया, स्टेट्स में एक कॉन्शियसनेस जैसा डेवलप हो गया। तो आप देखते हैं हमारे बहुत सारे इंटर गवर्नमेंटल फोरम्स है, लाइक G7, G8 और G20, जब हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ 20, तो ये भी एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है। तो ये नॉन गवर्नमेंटल फोरम नहीं है, इंटर गवर्नमेंटल फोरम है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपके चाहे हेड्स ऑफ द स्टेट्स है, या फिर जो आपके फॉरेन मिनिस्टर्स है, या फिर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्रीज, या सेंट्रल बैंकर्स जो है, वो यहाँ पे इकोनॉमिक एक फोरम उनके लिए है, जो कि अपने डायलॉग को डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली एस्टैब्लिश हो गया है G20 1999 में। तो इनिशियली क्या था कि दो रीजंस थे कि G20 का जो डेवलपमेंट या एस्टैब्लिशमेंट के लिए, तो ये था कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया था, फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया था 1999 का, और दूसरा ये कि पर्टिकुलरली एशिया में, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, जी, नॉट पर्टिकुलरली एशिया में, डेवलप्ड कंट्रीज में। और डेवलप्ड कंट्रीज को एक ऐसा ये आ गया, रिकॉग्निशन आ गया कि हम लोग भाई डिपेंडेंट हो सकते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए डेवलपिंग कंट्रीज के लिए भी, वरना तब तक ही आपका नॉर्थ साउथ डायलॉग बहुत बड़ा ये था, नॉर्थ साउथ डिवाइड बहुत ये था। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए उन्होंने मूव किया कि वो डिपेंडेंट हो सकते हैं डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। तभी जब हम G20 का ये देखते हैं कि इसका जो एस्टैब्लिशमेंट है, ये डेवलपिंग और मोस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज वर्ल्ड की है। तो 90% ऑफ GNP जो वर्ल्ड का है वो ये रिप्रेजेंट करता है, तो थोड़ा वर्ल्ड पॉपुलेशन ये रिप्रेजेंट करता है, और जो सारे कॉन्टिनेंट्स है वर्ल्ड के, उसका इसमें रिप्रेजेंटेशन है। तो ऑलमोस्ट एक इंक्लूसिव बॉडी है ये G20। तो इनफॉर्मल बॉडी है, क्योंकि इनफॉर्मल जब हम बात करते हैं, इनफॉर्मल में आपका ऐसा है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में आप फॉर्मल, क्योंकि आपके पास ऐसी कोई लॉ एजेंसी नहीं है जो कि आपकी लॉज को इंप्लीमेंट करे, तो इनफॉर्मल बॉडी है। बट ऐसा भी नहीं कि आपके बिल्कुल ऐसी लूज रूल्स है कि आप उनको अप्लाई नहीं करेंगे, तो एनफोर्समेंट के लिए नहीं है, लेकिन जो स्टेट्स है वो कंसेंससली आप उन लॉज को अप्लाई इन्फोर्स करते हैं। तो बेसिकली फोकस इकोनॉमिक, yeah, obviously, I mean, in 2009, I think this was elevated to being the premier institution for international economic cooperation, because जैसा कि आपने कहा 1999 में ये पहले मूडीज वजूद में आया, लेकिन फिर उस वक्त ये मतलब ऑफिशियल लेवल पे हुआ करता था। अब 2009 के बाद से ये समिट लेवल पे आ गया है, अब इसमें हेड ऑफ स्टेट्स भी आपस में इंटरेक्ट करते हैं। जी माजिद साहब, आपके इब्तिदाई कलिमात की तरफ आऊँगा G20 के हवाले से। जी देखिए, G20 जो हम इसको बोलते हैं कि हाउ टू गवर्न। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। देर ना कीजिए, यह आपके द्वारा दिया हुआ टैक्स ही है जो आज देश को सुरक्षित और समृद्ध बना रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाओं को देश के कोने कोने तक पहुंचा रहा है। करदाता कृपया ध्यान दें, यदि आपने अब तक निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है, तो लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2022 तक आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और यदि आपने निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल की थी, तो आप अपनी रिवाइज्ड रिटर्न बिना लेट फीस के 31 दिसंबर 2022 तक फाइल कर सकते हैं। निर्धारण वर्ष 2022-23 की टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2022। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता।
लड़को आओ, चलो मश्क करो। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत दाखिले का मसला हो गया है। तो बैंक को शिकायत करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, पर वो गूगली पर गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में तीसरा अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक अपनी शिकायत को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी शिकायत सुलझाने का, और वो भी मुफ्त। आरबीआई कहता है जानकार बने, चौकन्ने रहें। Here gravity and physics don't call the shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people, people who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। देर ना कीजिए, यह आपके द्वारा दिया हुआ टैक्स ही है जो आज देश को सुरक्षित और समृद्ध बना रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाओं को देश के कोने कोने तक पहुंचा रहा है। करदाता कृपया ध्यान दें, यदि आपने अब तक निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2022 तक आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और यदि आपने निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल की थी तो आप अपनी रिवाइज्ड रिटर्न बिना लेट फीस के 31 दिसंबर 2022 तक फाइल कर सकते हैं। निर्धारण वर्ष 2022-23 की टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2022। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। G20 बनाने का मकसद ये था कि G7 और G8 जैसे कि मैडम ने भी बताया, उस पर क्रिटिसिज्म होता था कि बाकी कंट्रीज को आप अलग रख रहे हैं, आप 7 बड़े कंट्रीज की आप एक मोनोपोली बना रहे हैं, आप ही सब कुछ डिसाइड कर रहे हो, तो बाकियों को आप इसमें नहीं ला रहे हो इस अम्ब्रेला में। तो G20 से वो सारा आया। अब G20 के एक्चुअली 19 प्लस यूरोपियन यूनियन, तो काफी सारे ममालिक हो जाते हैं ये। इस पे पहली चीज जो है, जैसे 1999 की बात करें तो इकोनॉमिक क्राइसिस उस वक्त का बड़ा इंटरेस्टिंग था कि उस टाइम .com ई कॉमर्स का कोलैप्स हो गया था। .com बबल बर्स्ट हम उसे कहते हैं, क्योंकि ई कॉमर्स पहली दफा ट्राई किया गया दुनिया में उस टाइम, इंडिया में भी बड़े पैमाने पर ट्राई किया, बट वर्ल्ड वाइड क्रैश हो गया। मुझे लगता है उसके क्रैश होने की सबसे बड़ी वजह थी कि मोबाइल उस जमाने में नहीं था कि आप ई शॉपिंग वगैरह कैसे करते, कंप्यूटर नहीं था, उतना इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं थी, तो आइडिया था लेकिन एक्सेसिबिलिटी ज्यादा नहीं थी, एक्सेसिबिलिटी टू दैट आइडिया नहीं था और इट कोलैप्स। तो उसके बाद ये जो बना अभी क्या है, अभी हम इसे एज अ फ्लोटिंग बॉडी देखते हैं। फ्लोटिंग बॉडी मींस ये कहीं इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई एक इदारा बना हुआ नहीं है, ये फ्लोट करता है। एक साल के लिए इसकी प्रेसिडेंसी है। अभी पिछली दफा इंडोनेशिया के पास थी, इस दफा इंडिया के पास है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है जो हमें समझना होगा इस G20 का जो इंडिया में होने वाला है, वो ये है कि जिस टाइम ये G20 का समिट इंडिया में होगा उस टाइम ज्यादातर प्रोबेबिलिटी ये है कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे मोस्ट पॉपुलस कंट्री होगा, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है कि अभी अप्रैल 23 के आसपास एंड समिट मीटिंग सितंबर में हो रही है। सितंबर में, तो तब इंडिया सबसे बड़ा मोस्ट पॉपुलस कंट्री होगा। अब इसमें ये चीज देखनी होती है, देखिए हम इसमें इकोनॉमिक रिलेशंस की बात करते हैं, ठीक है, हम ट्रेड रिलेशंस की ज्यादातर बात करते हैं। सपोज हम कहते हैं कि हमारा इंडिया और चाइना का जो ट्रेड है वो $115 बिलियन पहुंच गया है अभी रिसेंटली। लेकिन इसमें एक चीज हमें देखनी होती है, भाई इतना बिजनेस पहुंचा लेकिन उसमें बायर कौन है और सेलर कौन है। ठीक है, हम कहते हैं इंडिया जी 3rd सबसे बड़ा परचेजिंग पावर है। आप जी खरीदार बड़े अच्छे हो, बोला जैसे किसी को मस्का लगा आप जी खरीद सकते हो, जी आप खरीदो। भाई हम जब खरीदेंगे हमसे कौन खरीदेगा? तो G20 का सबसे क्रिटिकल एस्पेक्ट होगा कि इंडिया को उससे बेनिफिट क्या होगा, नॉट एज अ मार्केट बट एज अ प्रोड्यूसर और somebody who is selling। मतलब आप इसमें बेचेंगे क्या? हम खरीदने वाले तो बन जाएंगे, तब तक माशाल्लाह हम सबसे बड़े खरीदने वाले होंगे, लेकिन हम बेचेंगे क्या अपनी इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए? वो सबसे बड़ा क्रिटिकल एस्पेक्ट हमारी गवर्नमेंट के लिए होगा कि ठीक है हमारे ट्रेड टाइज बढ़ेंगे, हम अमेरिका के साथ और ज्यादा डिफेंस डील्स करेंगे, चाइना के साथ हम उनसे इंपोर्ट करेंगे, लेकिन हम एक्सपोर्ट क्या करेंगे और हम कौन कौन सी सर्विसेज देंगे? वो सबसे बड़ा क्रिटिकल फोकस हमारी सरकार के लिए इस वक्त होगा। जी, अभी से लेकर के जो ये समिट हो रहा है सितंबर 2023 तक,
सम 200 मोर देन 200 मीटिंग्स आर स्लेटेड जो मुख्तलिफ रियासतों में हो रहे हैं, मुख्तलिफ शहरों, बड़े बड़े शहरों में हो रहे हैं। तो मकसद तो उस सब का भी यही है ना कि हम कैसे अपने इकोनॉमी को शोकेस कर सकते हैं ऑन द ग्लोबल स्टेज। तो मैम आप इस चीज को कैसे देखती हैं, मतलब हाउ इज दिस थिंग गोइंग टू बेनिफिट आम आदमी? सी, अगर हम इंडिया की बात करें या फिर कश्मीर की बात करें, पहले इंडिया की बात हम लोग जनरल में करेंगे, तो क्योंकि ये हो रहा है इंडिया में ही हो रहा है, अभी प्रेसिडेंसी उसको मिली हुई है। तो जैसे अभी माजिद साहब ने भी बताया कि हमारे पास हम लोग तो खरीदने वाले बहुत हैं, लेकिन फिर हमारा जो इकोनॉमी है उसको कैसे, एक आम आदमी को कैसे ये इसमें फ़ायदा मिलेगा। इंडिया का एक थीम इसमें ये भी है कि जो भी हमारा यहाँ पे वेन्यू रहेगा या सिटीज़ के अलावा भी जो भी रहेगा, कि हम वहाँ पे जो हमारा ट्रेडिशन है, जो हमारा कल्चर है, या जो हमारे लोकल लेवल की जो भी हमारे आर्टिजन्स वगैरह, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह है, उसको हम कैसे शोकेस करें, उसको हम कैसे फोरफ्रंट पे लाएं। तो उस हिसाब से हम लोग को ये लगता है कि जो, क्योंकि हम लोग ऑप्टिमिस्टिक है G20 के बारे में, अभी ये आया नहीं, हुआ नहीं, तो वी कैन जस्ट टॉक अबाउट इट कि क्या हो सकता है। तो हम लोग होपफुल है इस बारे में कि ये होना चाहिए, ये होगा, वो होगा। तो एक ये भी है इंडिया का मेन थीम कि जो शोकेस करे वो एक जो हमारा ट्रेडिशन है, हमारा कल्चर है। तो जब हम ट्रेडिशन की बात करते हैं, कल्चर की बात करते हैं, अगर कश्मीर में भी लेंगे तो आपका जो आम आदमी करता है, चाहे कारपेट वीविंग करता है, चाहे पेपर माशी करता है, या फिर वो ड्राई फ्रूट्स के साथ करता है, जब आप इसको भी शोकेस करेंगे तो आपका ये G20 एक फोरम, इंटरनेशनल फोरम है, तो आपके ऑल ओवर द वर्ल्ड से रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं, तो एक वो मैसेज आ रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उसमें ये होगा जो आम आदमी है, जो आम इंसान है, उसका जो बेसिक जो उसका क्राफ्ट वगैरह है वो फोरफ्रंट पे आ जाएगा। फिर उसके कितने खरीदार हम लोगों को मिलता है वो देखने का है, लेकिन एक उसका ये हो जाएगा कि वो भी फोरफ्रंट पे आ जाएगा, प्लेटफॉर्म ऐसा मिल जाता है जहां पे इस चीज को शोकेस हो तो आपका ये होगा कि आपके इंटरनेशनल टूरिज्म, इंटरनेशनल टूरिस्ट, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म वो हो जाएगा। खाली आपका ये नहीं है कि आपका लोकल एशियन कंट्रीज ही ये है, तो पूरी दुनिया इसमें आपका ये लाइक 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इसमें इन्वॉल्व है, रिप्रेजेंट करता है उसको। तो उस हिसाब से एक आम आदमी को एक बहुत ज्यादा बूस्ट मिलने वाला है, क्योंकि ये लगता है कि कॉमन मैन के लिए ही ये है और कॉमन हाउस होल्ड को ही इससे डेवलपमेंट होगी। तो एज एन ऑप्टिमिस्टिक रिलेटेड टू लाइक G20 कि एक आम इंसान को इससे फायदा पहुंचने वाला है, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म उसके लिए बनने वाला है। और इंडिया में भी जैसे हम देख रहे हैं अभी, जैसे इसकी ये हो रही है, लाइक दे आर वर्किंग फॉर इट, सो दे आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट दैट द कॉमन पीपल, कॉमन मैन, कॉमन मासेस, दे विल बी द फोकस ऑफ दिस G20। सो इसमें ये है कि एक साल में शायद जो ये बेनिफिट होने वाला है अदर दैन इकोनॉमी या अदर दैन जो हम ग्लोबलाइजेशन की बात करें, एक आम आदमी को बेनिफिट होने वाला है, चाहे वो आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से ही क्यों ना हो, तो उसमें एक ये फायदा होने वाला है। जी माजिद, इंडिया के पास एक तो बड़ी बड़ी चीजें तो हैं ही हैं, बट जो एक बहुत बड़ा हमारा हम कह सकते हैं कि पोर्टेबल इकोनॉमिक कमोडिटी है, वो है हमारा सॉफ्टवेयर। एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। देर न कीजिए, यह आपके द्वारा दिया हुआ टैक्स ही है जो आज देश को सुरक्षित और समृद्ध बना रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाओं को देश के कोने कोने तक पहुंचा रहा है। करदाता कृपया ध्यान दें, यदि आपने अब तक निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है, तो लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2022 तक आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और यदि आपने निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल की थी, तो आप अपनी रिवाइज्ड रिटर्न बिना लेट फीस के 31 दिसंबर 2022 तक फाइल कर सकते हैं। निर्धारण वर्ष 2022-23 की टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2022। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। हमारा कल्चर, फॉर इंस्टेंस बॉलीवुड,
तो इन सब चीज़ों को भी तो हम एक ग्लोबल स्केल पे ला सकते हैं बाय हार्नेसिंग G20 प्रेजेंसी। जी देखिए, G20 एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके लिए आ रहा है हमारे मुल्क के लिए। सबसे पहले ये समझना होगा हमारा जो थीम ही है इस दफा का, जैसे क्योंकि आपने सवाल किया था आम इंसान को क्या इससे फायदा होगा, तो हमारा थीम ही अब की बार का है वासुदेव कुटुंबकम, विच इज हमारा देसी मंत्र है सारी दुनिया एक ही फैमिली है और हम उसमें सबसे बड़ी फैमिली बनने जा रहे हैं आने वाले महीनों में। तो वहां पे क्या है, देखिए मल्टी फेसेट, सबसे पहले इंडिया का जो स्ट्रेंथ है वो इसकी यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी सिर्फ कल्चर या टूरिज्म में नहीं है, एथनिसिटी में नहीं है, इसकी हर चीज में डाइवर्सिटी है। आप देखिए, अगर आप बिहार की तरफ, उत्तराखंड की तरफ जाते हैं तो इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत स्ट्रांग है। आप कश्मीर की तरफ आते हैं तो आपका टूरिज्म हैंडीक्राफ्ट बहुत स्ट्रांग है। आप नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो आपका हर्बल क्रॉप जो है, बाकी चीज जो है, या चाय पत्ती है, वो सब कुछ बहुत स्ट्रांग है। तो हर तरफ इंडिया में एक डाइवर्सिफिकेशन है इसकी। अब बात यह है कि वर्ल्ड कम्युनिटी के सामने अब की बार हमारी सरकार इसको कैसे रखेगी, उसकी 2-3 वजूहात देखनी होगी। देखिए, चाइना इस वक्त अगर सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, एक्सपोर्टर है दुनिया भर में, सर्विसेज का भी और यूटिलिटीज का भी, बाकी चीजों का भी, ग्रोसरी का भी, मैं कहूंगा सब चीज में आज चाइना का चल रहा है। तो सबसे पहले अब हमारी सरकार ने देखना है कि इंडिया उस पोजीशन पे कैसे आए। उसकी 2-3 चीजें, एक तो ऑर्गेनाइज सेक्टर आपका कैसे इससे बेनिफिट होगा, वो एक चीज है। उसके बाद आपका जो स्किल्ड फोर्स है, जिसपे कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी कुछ महीनों से बोल रहे हैं कि जो हमारा स्किल्ड वर्क फोर्स है उसे हम कैसे बढ़ाएं कि हम लोग यहाँ पे मेक इन इंडिया, क्योंकि मेक इन इंडिया जो है वो मोदी सरकार का ही फ्लैगशिप है जो 2014 से चल रहा है और काफी उसमें इंप्रूवमेंट भी आई है अभी। लेकिन मेक इन इंडिया का उतना बड़ा इंपैक्ट हम नहीं देख रहे हैं। जो फॉरेन मेकर्स की जो इन्वेस्टमेंट अभी तक चाह रही थी सरकार, वो हम वैसी नहीं देख रहे। तो वो इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी मेक इन इंडिया, दैट इज वन पॉइंट, कि आप मेक इन इंडिया को फर्दर 1 स्टेप कैसे बूस्ट करेंगे। और दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेड इन इंडिया। जी, मेक इन इंडिया तो ठीक है जी, आप फॉरेन प्लेयर्स को बुलाओगे, आप यहां बनाओ, एप्पल वाले आ रहे हैं, बाकी आ रहे हैं, बाकी कंपनीज आ रही हैं, सब कुछ बना रहे हैं यहां पे। लेकिन इंडिया अपना प्रोडक्ट उसको स्ट्रेंथन कैसे करे और दुनिया के सामने कैसे बेचे। क्योंकि देखिए, जब हम कहते हैं ना हमारे जो देसी स्किल्स हैं, देसी स्किल्स, इंडियन देसी स्किल्स दुनिया भर में मशहूर है, इंडियन प्रोडक्ट्स भी उस मामले में दुनिया भर में मशहूर है। इंडिया का फर्नीचर आज से 100 साल पहले भी सहारनपुर का फर्नीचर था, या आसाम का जो वो रेड टीक वगैरह आता था, पूरी दुनिया भर में जाता था। तो हम उसको कैसे, जैसे आज आप देखेंगे मलेशिया ने मार्केट ले लिया है फर्नीचर का ज्यादा, या चाइना ने लिया है, तो इंडिया कैसे वापस अपने उस फर्नीचर के मार्केट को रिवाइव करेगा या बाकी मार्केट्स को रिवाइव करेगा, और टूरिज्म को एक बतौर नई पैकेज कैसे बेचेंगे आप देखें, अभी तक हम क्लस्टर्स हमारा अलग अलग था, गॉड्स कंट्री, गॉड्स ओन कंट्री केरला का था या बाकी चीजों का था। आप लेकिन इंडिया को एक फुल फ्लेज्ड पैकेज कैसे बेचेंगे फॉरेन टूरिज्म के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज इसमें कि क्योंकि आजकल दुनिया में फिटनेस का मामला जो है, फिटनेस का मंत्रा दुनिया में सबसे ज्यादा चलता भी है, एक्सेस भी होता है। अगर आप नेट पर भी देखें तो ह्यूमर या फिटनेस जो है वो सबसे ज्यादा सेल होता है। तो फिटनेस में इंडिया का आयुर्वेदा रहा है हमारा, बाकी इसमें रहा योगा रहा है, आयुर्वेद रहा है। योगा और आयुर्वेद की पैकेज को आप कंबाइन करके कैसे बेच सकते हैं, बहुत बड़ा स्कोप है इसमें इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन सकती है कि इंडिया फिर से एक लीडिंग मास्टर, क्योंकि हेल्थ केयर फिटनेस आज सबों का कंसर्न है। तो जब हेल्थ केयर फिटनेस पे इंडिया अपने आप को आगे शोकेस करेगा, तो सीधी बात है कि आगे फिर से जो है आपका पुराना जो रिवाइव करना है, आपको कुछ नया करने की उतनी जरूरत नहीं, आपको पुराने अपने जो आपके पास है ना गुण जो हैं, वो आपको नए सिर्फ पैकेज में बेचने हैं। बाकी गुण आपके पास ऑलरेडी हैं, गुणवान भी हैं, लेकिन आपको सिर्फ उसको नए एक पैकेट में बेचना है। और वो काम मोदी सरकार का होगा कि वो ये कैसे इसको आगे अब की बार बेचेंगे, कि एक अपॉर्चुनिटी की विंडो आ रही है। तमाम ममालिक के जो हेड्स हैं वो भी आएंगे, एक्सपेक्टेड होता है। सिर्फ इस दफा तो इंडोनेशिया में थोड़ा उतना खास नहीं रहा G20 का इंपैक्ट। सबसे पहले प्यूटिन वहां पे नहीं आए, और यूक्रेन वॉर उसी टाइम इतनी बड़ी, फिर अमेरिका ने अपनी स्टेटमेंट्स चेंज की, नहीं जी वो तो रशिया ने नहीं चलाया था मिसाइल, वो तो यूक्रेन का ही मिसफायर हुआ था। तो वो सारे मामलात हैं। और वहां पे फिर ऋषि सुनाक और शी जिंग की भी आपस में बातचीत नहीं हो पाई, तो काफी वो थोड़ा सा उतना मामला वहां पे मेसी था थोड़ा सा। यहाँ पे एक उम्मीद है, यहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन है, तो इंशाल्लाह देखेंगे कि आगे फायदा ही होगा उससे।
जी, मैं जब इस बारे में सोच रहा था कि आज हम G20 के बारे में, इनफैक्ट जब इसके बारे में सोचते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं, तो मुझे याद आता है कि 1950s जब ग्लोबल विलेज का कंसेप्ट पहली बार क्वाइन हुआ, तो उस वक्त आई वंडर कि जो लोग उस वक्त रह रहे होते इस दुनिया में, उन्होंने इस चीज़ को कैसे देखा होगा। लेकिन जब हम when we were in our formative years, ग्लोबल विलेज कंसेप्ट से निकल करके एक रियलिटी बन चुका था। और आज जब हम G20 के ही स्लोगन की बात करते हैं, हम कहते हैं कि पूरी दुनिया जो है एक, देयर इज वन अर्थ, इट्स लाइक वन फैमिली एंड वी ऑल हैव वन फ्यूचर, यानी हम सब का जो फ्यूचर है, हम सब की जो डेस्टिनी है, वो सॉर्ट ऑफ इंटरकनेक्टेड है। तो हम वो जो ग्लोबल विलेज का कंसेप्ट हुआ करता था, वो उस रियलिटी में हम रह रहे हैं। एज फार एज G20 इज कंसर्न, मोर देन 75% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड इज कवर्ड बाय दीज G20 कंट्रीज। और जैसा कि आपने भी कहा कि मोर देन 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इस वक्त जो है वो इन्हीं G20 कंट्रीज में रहती हैं। तो जो इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत सारे फ्रिक्शन पॉइंट्स भी हैं, जैसे यूक्रेन वार इस वक्त ले लीजिए, या क्वाड फॉर इंस्टेंस वो ले लीजिए। तो हाउ डू यू लुक, बिकॉज पॉलिटिकल साइंस आपका बैकग्राउंड है, तो हाउ डू यू सी दिस G20 बीइंग एक्टिंग एज अ रिकंसिलिएटरी फॉर्म, जहां पे ये जो डिफरेंसेस को नैरो डाउन भी तो कर सकता है? जी, एक्चुअली जैसे सर ने ऑलरेडी बताया, माजिद सर ने बताया कि शायद हम लोग ये है कि इंडोनेशिया में इससे पहले इसकी प्रेसिडेंसी थी, वहाँ पे बहुत सारे इफ्स एंड बट्स आ गए, तो ये उतना सक्सेस हम बोलेंगे कि नहीं हो सका। लेकिन अब जो हम लोग देखते हैं कोविड-19 के बाद भी ये एक रिकवरी वाला पीरियड आ रहा है, और जो अमेरिका ने भी अपना वो स्टेटमेंट यूक्रेन के या रशिया के बारे में वो फिर से सुधारने की कोशिश की, उसके बाद भी, या फिर क्वाड बोल रहे हैं। तो इसमें ये इंटरनेशनल रिलेशन से हम पॉलिटिक्स की बात करें, ये अनस्टेबल है, अनसर्टन है, आपको कभी भी नहीं पता है कि क्या कब होने वाला है। और दूसरा ये है कि नेशनल इंटरेस्ट क्या है स्टेट्स का, कि उनका नेशनल इंटरेस्ट जो है किस चीज से मोटिवेटेड है, तो कब उनका अपना नेशनल इंटरेस्ट आता है। जब हम रियलिज्म की बात करें तो नेशनल इंटरेस्ट, सर्वाइवल, सेल्फ हेल्प, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अगर हम यहाँ से कितना भी लिबरलिज्म की बात करें, ग्लोबलाइजेशन की बात करें, लेकिन जो हमारा सेल्फ इंटरेस्ट है, आपको कोई भी स्टेट अपने नेशनल इंटरेस्ट के नाम पे वो कभी भी उस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाली है। तो जब भी यहाँ पे इनको आ जाता है कि नहीं, नेशनल इंटरेस्ट हमारा है, प्लस कि हम एज सुपर पावर या फिर एक पावरफुल इकोनॉमी या फिर एक पावरफुल नेशन कैसे वर्ल्ड में अपने आप को रिप्रेजेंट करे, तो यहाँ से सॉफ्ट पावर सर ने बात की। तो आज आपका जो कंटेम्पररी टाइम है, वहां पे आप ज्यादा फिजिकल पावर को यूज ना करते हुए, जबकि ये होता भी है, आप उसको अगर हम बोले सॉफ्ट पावर ग्रामशियन लैंग्वेज में, आप उसको यूज करके बड़ा सिविल सोसाइटी, बड़ा आप ट्रैक 2 ट्रैक 3 डिप्लोमेसीज को वगैरह को यूज करके आप अपने जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको फुलफिल करते हैं। तो G20 ये सारे फोरम्स जो है डिप्लोमेटिकली ये सारी चीजें होती है, ताकि जो उनका अपना हिडन जो फिजिकल पावर जो है उसको कवर करने के लिए आप सॉफ्ट पावर को यूज करते हैं, डिप्लोमेसी को, हेड्स ऑफ द स्टेट्स को अपना नेशनल इंटरेस्ट आप दिखाते हो। एट द सेम टाइम आपको ये भी दिखाना है कि हम लोग वॉर वगैरह इन सारी चीजों में इंटरेस्ट रखते नहीं, लिबरलिज्म के फॉलोअर्स है, कैपिटलिज्म को आप, ग्लोबलाइजेशन। और G20 जब हम देखते हैं एक रेगुलेटेड फॉर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन है, जहां पे आप ज्यादा मार्केट इकोनॉमी को डेवलप करते हो, ये आप फोकस करते हैं। और दूसरा आपको पता है कि अगर आपको आज के एरा में, कंटेम्पररी टाइम्स में आपको एक पावरफुल नेशन बन के रहना है, तो आपको इकोनॉमिक ट्रेड, आप इंडिपेंडेंट तो रह नहीं सकते हैं, इंटरडिपेंडेंस तो आपका है, ग्लोबलाइजेशन है। तो आप कैसे वहां पे इन सारी चीजों को, मतलब आपका जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको भी फॉरवर्ड करते हैं, और यहाँ से आप अपना ग्लोबल ट्रेड, मार्केटाइजेशन, ये सारी चीजें भी इसमें ये आप इंक्लूड करते हैं। तो G20 एक ऐसा फॉर्म बनने वाला है, एक ऐसा फोरम ये है कि आज हम मतलब वी थिंक अबाउट इट कि ये सारी चीजों को एक लाइक सेटबैक तो नहीं देगा, लेकिन एक पॉजिटिवली इन सारी जो चीजें हैं उस पर काम करने वाला है। तो इन अ वे
उस हिसाब से कि G20 जो आपका है कॉड वगैरह ये बाकी सारी चीजें शायद यहाँ पे सुधार के कुछ पॉजिटिवली डिप्लोमेटिकली अच्छा हो जाए। मैंने ये क्वेश्चन इस वजह से छेड़ा बिकॉज एक ज़माना था कि जब हम लीवर्स ऑफ पावर की बात करते हैं, मसल जोरी बाजू एक बहुत बड़ा लीवर माना जाता था, अभी भी है, बट नाउ हम थोड़ा बहुत ग्रेजुएट हो चुके जहां पे मसल को रिप्लेस किया है मनी ने, एंड दिस इज द मनी ओरिएंटेड फॉर्म, और माइंड ने, दैट इज टेक्नोलॉजी अगेन। तो G20 को हाउ डू यू सी, ये जो मेंबर्स हैं G20 के, हाउ डू यू सी देम जगलिंग बिटवीन हार्ड एंड सॉफ्ट पावर? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए G20 का किसी भी जो मेन बड़े पावर्स हैं, अब तो यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं रही है, इनका मेन होता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन मनी आपके मुल्क में कैसे आएगा। जी, इंडिया का भी कंसर्न होना चाहिए कि फॉरेन मनी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपके मुल्क में कैसे है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था शुरू में कि $115 बिलियन के करीब इंडिया चाइना ट्रेड है इस वक्त। $115 बिलियन, इट्स अ बिग मनी, बट उसमें जो इंडिया के पास जो आता है, जो इंडिया यहां से चाइना को देता है, यहां से हमारा जो एक्सपोर्ट होता है, दैट्स ओनली समवेयर अराउंड $20 बिलियन। $20 बिलियन। सो बाकी जो लॉइन शेयर से भी बहुत बड़ा 80% के करीब जो इसमें फायदा होता है वो चाइना को होता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें कॉन्सेप्ट आया ना, वो मिडिल ईस्ट से एक्चुअली आया कि आप देखिए यूनाइटेड अरब इमारात जो है, उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे लाई। उन्होंने ऐसे लाई कि अब आउट ऑफ बॉक्स सारे इन्वेस्टमेंट के मामला चलते हैं। चाइना अपना BRI लेके आया, बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अब सऊदी ने अभी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव शुरू किया, न्यूआर्म सिटी जो बन रही है। देखिए सऊदी अरब कोई सिवाय फ्यूल के, जो कार्बन फ्यूल है, पेट्रोल प्रोडक्ट्स है, उसके अलावा उनकी खास कोई बाकी चीजों पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, कोई बाकी काम नहीं है। तो वो कैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स ला रहे हैं इनटू अ न्यू वर्ल्ड सिनारियो, अपनी नई सिटीज बना रहे हैं, नई आइडियोलॉजी, नया कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, वो वर्ल्ड के सामने बेच रहे हैं, और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो है वहां वो अमेरिकन हो रही है। अभी जैसे उनने हाल ही में जो अक्टूबर में उनने FII की अपनी वहां कॉन्क्लेव किया था, उसमें मेजॉरिटी ऑफ जो इन्वेस्टमेंट के लिए प्लेयर्स आए थे अमेरिकन थे। हालांकि हम देख रहे हैं कि टीवी पर देख रहे हैं जी अमेरिका और सऊदी अरब में शायद हालात ठीक नहीं है, ऐसे है वो है, बट सब इन्वेस्टर्स वहां गए। तो वो अब हमारी सरकार के लिए मामला बनेगा कि आप इसमें नया क्या करोगे। जी, आपके पास मौका, और सबसे इंपॉर्टेंट क्योंकि एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी G20 के पास आते हैं, तो आप इससे पेट्रोल रिलेटेड इंडस्ट्री से हटकर आप अपने एनर्जी रिसोर्स को कैसे चलाएंगे। क्या आप ई जो आपका बैटरीज हैं, बाकी जो मामला है, एनर्जी जो है एनर्जी, आप एनर्जी को ज्यादा आप यहाँ पे कैपिटलाइज करना चाहेंगे इंडिया में? क्या आप उसके यूनिट्स खोलेंगे? क्या है बहुत बड़ा एक वास्ट एक नया फील्ड इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो हम एनवायरमेंटल कंसर्न, मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हमारा जो हार्ट ऑफ द कंट्री जो है, जो नेशनल कैपिटल है दिल्ली में, आप देखें आजकल क्या मामला रहता है पोल्यूशन की वजह से। इनफैक्ट जो मेजर जो G20 की जो बड़ी प्रायोरिटीज है एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, उसमें ये ग्रीन डेवलपमेंट तो सबसे पहले है। ग्रीन डेवलपमेंट है, क्लाइमेट फाइनेंस है, तो इस सारे में तो वहां पे एक अपॉर्चुनिटी भी है कि आप अब पेट्रोल से हटके कैसे आप अपने नेशन को आगे चला सकते हो, और उसके लिए आप किस तरीके की इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो, या आप क्या अपना प्रोडक्ट आगे बेच सकते हो। तो बहुत टाइम भी है अभी सरकार के पास, और इन चीजों पर काम हो भी रहा है कि हम इन तमाम मामलात को आगे कैसे चलाएं कि टुवर्ड्स अ ग्रीन नेशन भी हम चलें, और हम सेल्फ रिलायंस पे तो ऑलरेडी काम हो ही रहा है, उसके बाद हम मेजर एक्सपोर्टर भी बने कि हम दुनिया में सिर्फ खरीदार सबसे बड़े नहीं, हम बेचने वाले भी हैं, तभी तो हमारी इकोनॉमी सर्वाइव करेगी अच्छी तरह। जी, डॉक्टर सकीना आपकी तरफ आता हूं कि एक आम आदमी, हम और आप, हाउ डू वी लुक एट इट इमीडिएटली, अगर 1 मिनट में हम what are the hopes that we could associate with the G20 presidency? एक ये भी है G20 का कि इसमें शायद एक कश्मीर में भी शायद ये लोग मतलब दे आर थिंकिंग अबाउट दैट कश्मीर विल बी वन वेन्यू फॉर दिस G20 ऑल्सो। तो उस हिसाब से मुझे ये लगता है बीइंग ए कश्मीरी, मेरे लिए बड़ा ये है कि शायद कश्मीर की हिस्ट्री में एक माइलस्टोन हो जाएगा जो हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री है, क्योंकि हम लोगों को पता ही है कि कश्मीर में सबसे बड़ा जो इकोनॉमी है, हमारा जो इकोनॉमी आती है वो टूरिज्म से ही आती है। और अगर ये टूरिज्म यहाँ पे G20
एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा, हमारा टूरिज्म को शोकेस मिलेगा वहाँ पे। तो टूरिज्म की वजह से हमारे हैंडीक्राफ्ट्स है, हमारा जो भी है, मतलब हमारी इकोनॉमी को बूस्ट हो जाएगा। जब इकोनॉमी बूस्ट हो जाएगी उसका मतलब ये है कि जो एक आम इंसान है उसको ग्रोथ हो जाएगी, उसकी डेवलपमेंट हो जाएगी। और दूसरा ये कि जब एक आम, फॉर एग्जांपल आपके 10,000 ही टूरिस्ट अगर बढ़ते हैं, तो 10,000 टूरिस्ट बढ़ने के लिए आपके होटल्स भी चाहिए, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, आपको इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होने वाला है। तो इन अ वे कि एक आम इंसान को दो तरीकों से फायदा होने वाला है, बीइंग लाइक अ कॉमन मैन, मैंगो मैन। तो आम इंसान को ये है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी, आपका जो ट्रांसपोर्टेशन, आपका रोड्स वो डेवलप हो जाएगा, प्लस आपका जो इंटरनेशनल यहाँ पे आ रहे हैं उससे आपका जो अपना ट्रेडिशन है, आपका जो कल्चर है, आपकी जो हैंडीक्राफ्ट्स है, आपका टूरिज्म जो है वो डेवलप होने वाला है। तो इन दैट केस ये लगता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एक साइड से रखे हुए, बाकी सिर्फ ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत, लाइक आई एम हैविंग ऑल होप्स एंड ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस थिंग कि एक आम इंसान को फायदा मिले इस चीज से। तो स्टेट्स का तो आपस में रहेगा ही कि वो कितना ट्रेड करने वाले हैं, क्या बेचने वाले हैं, क्या खरीदने वाले हैं, लेकिन एक वो ऐसा प्लेटफॉर्म जो इंडिया के लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और जब से यूटी बन गया तो एक इंटरनेशनल ये हो रहा है, सबसे बड़ा हो रहा है, इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है। तो बीइंग के एक आम आदमी को फायदा पहुंचे। अभी तक तो ये सारी बातें जो हम करते रहे हैं एज फार एज एक आम आदमी की जो उम्मीदें हैं इस सबसे, ये एक स्पेकुलेटिव realm में है। पर वो कहते हैं ना कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो हम भी उम्मीद लगाए हैं कि ये जो प्रेसिडेंसी मिली है साल भर की हमारे मुल्क को, तो इससे हम सबको फ़ायदा ही होगा। तो इस होपफुल नोट पे आपसे इजाज़त चाहेंगे। मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया करता हूं कि आप तशरीफ़ लाए और हमारे साथ ये प्रोग्राम किया। नाज़रीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दे दीजिए। खुदा हाफ़िज़।